चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। आप लोग को आज जानकारी दूं मैं क्या 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 4 का जो पॉइंट ये संस्थागत वित्तीय स्रोत, जिस पर हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे कि संस्थागत वित्तीय स्रोत भारत में कितने हैं, अर्थात कौन से वित्तीय व्यवस्था है जो संस्था के माध्यम से संचालित हो रही है। इस पर वैसे मैंने पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि संस्थागत वित्तीय स्रोत भारत में 6 हैं और 6 पर हमने चर्चा भी कर दिए थे। सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक, व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड। और मैंने 6 को सरलता पूर्वक समझा भी चुके हैं पिछले क्लास में, और आज इन 6 को नोट कराएंगे आपको। तो 1 नंबर लिख के आप डैश दीजिए। सहकारी बैंक वैसा बैंक जो एक से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा संचालित होती है, उसे सहकारी बैंक कहा जाता है। बिहार में अभी 25 सहकारी बैंक कार्यरत है। प्राथमिक सहकारी समिति गांव या किसी भी क्षेत्र के कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर प्राथमिक सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं, जिसको सरकार द्वारा संरक्षण और सहयोग भी दिया जाता है। यह किसानों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। भूमि विकास बैंक यह किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए खोला गया है। इसमें किसानों को कृषि यंत्र से लेकर खेती करने के लिए नगद भी दिया जाता है। व्यवसायिक बैंक यह देश में लोगों की व्यापक स्तर पर साख और वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 ईस्वी में छोटे किसानों, कारीगरों और समाज के कमजोर वर्ग के जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। उसके बाद है लास्ट में नाबार्ड। यह देश की कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली शीर्ष स्तर की संस्था। तो इस तरह से आपने संस्थागत वित्तीय स्रोत जो था उसको पढ़ लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका व्यावसायिक बैंक के खाते। जी तो एक बार सुन लीजिए। व्यावसायिक बैंक जो है उसका राष्ट्रीयकरण अर्थात सरकारीकरण कब हुआ, थोड़ा सा वो जान लीजिए। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ है। 1969 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और फिर इसके काम बढ़ गया। वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंक 4 तरह के काम कर रहे हैं। पहले चारों तरह के काम लिख लीजिए, फिर एक एक करके हम बताएंगे।
1 नंबर में लिखिए जमा राशि को स्वीकार करना। दूसरा में लिखिए ऋण प्रदान करना। तीसरा में लिखिए समान उपयोगिता संबंधी कार्य। और चौथा में लिखिए एजेंसी संबंधी कार्य। जी, यही 4 कार्य व्यवसायिक बैंक का है। आप अगर लिख लिए हैं तो एक बार इसको सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। जमा राशि को स्वीकार करना। जमा राशि को स्वीकार करने का मतलब हुआ कि आप जो पैसा को जमा करने जाते हैं बैंक में या जमा करना चाहते हैं, तो उसको व्यवसाय बैंक क्या करते हैं, जमा ले लेते हैं और रख देते हैं बैंक में। तो यही हुआ, एक काम कर रहे हैं। दूसरा ऋण प्रदान करना, बैंक कर्जा भी दे रही है विभिन्न तरह का। तीसरा समान उपयोगिता संबंधी कार्य। समान उपयोगिता संबंधी कार्य हुआ जैसे एटीएम कार्ड जारी करते हैं, डेबिट कार्ड जारी करते हैं, चेक जारी करते हैं, यह सब हो गया समान उपयोगिता संबंधी कार्य। एजेंसी संबंधी कार्य, शायद एजेंसी मालूम है आप लोग को कि जहां पर किसी चीज का जंक्शन रहता है, काफी संख्या में उपस्थिति रहती है और वहां से अदर जगह भेजा जाता है, अदर जगह पहुंचाया जाता है, उसी को कहते हैं एजेंसी। तो ये बैंक आपका एजेंसी का काम कर रहा है, अर्थात आपके पैसा को जमा ले लिया है और आप जहां जहां उस पैसा को कहते हैं वहां वहां भेज रहा है। आप कहते हैं कि एलआईसी में भेज दीजिए, एलआईसी में भेज देते हैं। आप कहते हैं उसके खाता में भेज दीजिए, तो उसके खाता में भेज देता है, अर्थात एजेंसी के रूप में ये काम कर रहा है। तो इस तरह से व्यवसायिक बैंक 4 तरह से काम कर रहा है और चारों को डिटेल से पढ़ाएंगे। बहुत मजेदार चीज है इसमें। अब यही है जमा राशि को स्वीकार करना, तो आपसे कितने तरह से पैसा लेते हैं वो। ऋण प्रदान करना, तो ऋण कितने तरह के होते हैं, कितने तरह से ऋण दे रहे हैं, टोटल चीज इसमें पढ़ेंगे। तो शायद व्यवसायिक बैंक के जो 4 समान कार्य थे उसको हमने संक्षेप में बताने का प्रयास किया। अगर इसमें आप लोग को किसी तरह का डाउट है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जी राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयकरण का मतलब हुआ कि उसका संचालन सरकार करने लगा, अर्थात सरकार का होना राष्ट्रीयकरण कहलाता है, सरकारी होना कहलाता है। सर संबंधी क्या होता है? संबंधित व्यावसायिक बैंक एक बार संबंधित हुआ जिससे वो रिलेटेड है, संबंध रखता है, वही हुआ संबंधित। सर जमा राशि को रुपया जमा करते हैं, कार्य कर लेता है। ये आपको बताएंगे हम डिटेल से इसमें। यही पॉइंट है वो पढ़ने के लिए, जमा राशि को स्वीकार करना, अर्थात आप बैंक में जो पैसा जमा करने जाते हैं तो बैंक जमा ले लेती है ना, उसी को हुआ जमा राशि को स्वीकार करना। सर कालीन का मतलब क्या होता है? कौन चीज? कालीन अल्पकालीन। दीर्घकालीन मतलब क्या होता है सर? कालीन मतलब हुआ लंबा समय, अल्पकालीन मतलब हुआ छोटा समय। सर कुछ पीछे वाला चैप्टर से क्वेश्चन पूछना था। पूछिए ना सर चैप्टर 2 का सर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था, उसमें से पूछना है 4, 5, 6 का। पूछिए ना। राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करें। हाँ, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि मतलब देश के आय में जो वृद्धि होगा, यस, तो क्या है, प्रति व्यक्ति आय है, राष्ट्रीय आय। फिर से क्वेश्चन पढ़िए ना।
राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करें। तो राष्ट्रीय आय में देश की आय जब बढ़ेगा तो देश का विकास क्या होगा, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगा उसका वर्णन कर दीजिएगा तो हो गया इसका जवाब। आप कहिएगा जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो देश के पास पूंजी बढ़ेगा, देश के पास पूंजी बढ़ेगा तो देश विकास में ज्यादा से ज्यादा निवेश करेगा, निवेश करेगा तो ऑटोमेटिक देश का विकास होगा। हो गया क्लियर। यस सर। और सर 6 नंबर का, क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है, वर्णन करें। सर ये सब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में है, इसको छोटा लॉन्ग करके आंसर लिखेंगे क्या तो हो सकेगा। 50 पेज में भी लिख सकते हैं, 5 पेज में लिख सकते हैं, आप हम बता तो रहे ना। प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ेगा तो लोगों के पास पूंजी अधिक होगा, पूंजी अधिक होगा तो फिर वही बात मैंने जो उस पर कहा था वही इसमें भी सूत्र लाना है। लोगों के पास जब पूंजी अधिक होगा तो लोग उस पूंजी को क्या करेगा, विकास में लगाएगा। अब विकास में जो लगाएगा तो व्यक्ति का विकास तो होगा ही साथ देश का विकास होगा। तो देश का विकास जब ये होगा तो देश का आय क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इसका डिटेल कर दीजिए, जितना लाइन में करना उतना लाइन में कर सकते हैं आप इसका डिटेल। यस सर समझ। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज मैं इसको लिखा नहीं पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है, अतः आज की क्लास को हमको यहीं पर विराम देना।